अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके तमाम लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब पर आ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स का ये जो सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, इसके कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से टॉपिक्स पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। तो ये 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट होता है और इसमें टोटल जो है 5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। इसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल साइंस। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं ये आज हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने याद रखना है कि जितनी भी डेफिनेशन आपके इस सब्जेक्ट में दी गई हैं वो तमाम डेफिनेशन आपने अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि डेफिनेशंस जो हैं ये हर हाल में पेपर में आती हैं। तो आपने डेफिनेशंस को, जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहली बात तो ये है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं। आपने इन हाईलाइट टॉपिक्स को अच्छे से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। इसमें है बिहेवियर साइंस की डेफिनेशन। बिहेवियर साइंस क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं ये आपने पढ़ी हैं। इसमें एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। तो इनकी टाइप्स आपने अच्छे से याद करनी है और बिहेवियर साइंस क्यों पढ़ी जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी आपने देखना है। फिर है सोशल बिहेवियर के लोगों के साथ हमारा ताल्लुक क्या है, कैसा होता है, और इसके अलावा इसके प्रिंसिपल्स क्या है कि जो सोशल बिहेवियर होता है ये गोल ओरिएंटेड होता है। और इसके अलावा गोल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, मिड टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म्स होते हैं। तो इस तरह जो है ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर कोई भी पॉइंट आपके पास, कोई भी टॉपिक 5 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है तो उसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अगर उसमें ज्यादा पॉइंट्स हैं, 7-8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपने उनमें से फिर भी आपने 5 पॉइंट्स जो हैं वो आपने अच्छे से याद करने हैं। तो सोशल बिहेवियर की अगर हम बात करें तो इसमें डेफिनेशन है और उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। 3-4 प्रिंसिपल्स जो हैं इसमें दिए गए हैं, आपने इनको देख लेना है। फिर है डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल। इसमें आपने स्टेजेस को नाम जो है वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। यानी कि इंसान जब एक बच्चा ग्रो करता है तो वो कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरता है, तो आपको वो स्टार्ट से लेकर एंड तक उन स्टेजेस के नाम जरूर याद होने चाहिए। देन है सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि लोगों का रवैया हमें कैसे मुतासिर करता है, और इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जैसे हेरिडिटरी, कल्चरल, इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये हमारे बिहेवियर को किस तरह चेंज करते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन, इसके फैक्टर्स के नाम, और इसमें मजीद जो है अगर आपने याद करने हो तो 3-3, 4-4 पॉइंट्स जो है ना आप इसमें से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या फ़र्क है, मेंटल हेल्थ क्या होती है और मेंटल इलनेस क्या होती है। अगर आप इसको यूट्यूब के लेक्चर में देखें तो वहाँ पर आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन भी मिल जाएगी और मेंटल इलनेस की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। देन है अप्लाइड साइकोलॉजी। ये जितने भी हाईलाइट किए गए हैं आपने इनको याद करना है, इनकी डेफिनेशंस आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल अगर नहीं भी पता तो इसमें आपको मेंटल हेल्थ की जैसी डेफिनेशन है या मेंटल इलनेस की डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। अप्लाइड साइकोलॉजी ये क्या होती है? साइकोथेरेपी को टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। इसका मकसद क्या है? साइकोथेरेपी जो है इसके फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि पेशेंट और इसमें डॉक्टर इन्वॉल्व होता है, या पेशेंट के साथ साथ उसकी फैमिली भी होती है, या ग्रुप्स में जो है साइकोथेरेपी की जाती है। तो ये जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं उनके नाम आपको आने चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है सेकंड चैप्टर। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन क्या है, सबसे पहले इसकी आपने डेफिनेशन देखनी है और इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कम्युनिकेशन क्या है, इसकी टाइप्स कौन 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 सी है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। तो ये जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और साथ में ये जो इम्पोर्टेंस है, इसको जो है आप इंटर रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वही बात की गई है कि कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन क्यों चाहिए होती है और इसके अलावा इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सिमिलर टॉपिक्स है, आपने इसको रिलेट कर लेना है। फिर उसके बाद है अडेप्टेशन फॉर द इंडिविजुअलाइज नीड।
यानी कि जिस तरह का पेशेंट होगा उसी तरह का ही डॉक्टर को अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। अगर पेशेंट जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो डॉक्टर जो है उसको अपनी उसी की लैंग्वेज में उसको बात समझाएगा या उसको आसान लफ्ज़ों में बताएगा। फिर उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। ये आपने याद रखना है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्री में, फार्मेसी में, हेल्थ डिपार्टमेंट में यूज़ हो, उनका क्या यूज़ है। तो ये एक हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसमें फार्मेसी की बात हो रही है कि इन डिपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी किस तरह यूज़ होती है। देन है फंडामेंटल राइटिंग स्किल्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन बताई गई है वो आपने अच्छे से याद करनी है। कम्युनिकेशन क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, मेंटल इलनेस, हेल्थ इलनेस में क्या डिफरेंस है, और जितने भी ये हाईलाइट किए गए हैं इनकी जो है आपने डेफिनेशंस आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है फार्मेसी लॉ से। फार्मेसी लॉ क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, इसको क्यों बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फेडरल और स्टेट लेवल पर इसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद एथिक्स क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, यानी कि कौन कौन से इखलाकियात हैं। मजीद इसमें फिर लीगल गाइडलाइंस। तो लीगल गाइडलाइंस और साथ में जो कोड ऑफ एथिक्स हैं ये थोड़े से मिलते जुलते हैं। आपने इनमें से जो है कॉमन पॉइंट्स निकाल लेने हैं, यानी कि अगर कहीं पर जो है वो 8-10 पॉइंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं लिखे हुए हैं तो आपने तकरीबन जो है 5 से 6 आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर उसके बाद ये इसमें कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं, जैसे नारकोटिक्स हैं, पॉइजनस ड्रग्स हैं, वारंटी है और प्रेगनेंसी रिलेटेड ड्रग्स हैं, एक्सपायरी डेट है। तो ये जो है आपने इनकी डेफिनेशंस भी अच्छे से याद कर लेनी है। फिर उसके बाद है हैजर्ड और रिस्क में क्या डिफरेंस है, हैजर्ड की कौन सी टाइप्स हैं, ये भी डेफिनेशन की फॉर्म में वहाँ पर दी गई हैं। तो जितनी भी डेफिनेशन की फॉर्म में होंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, उनको आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है या बहुत ही टफ लगता है स्टूडेंट्स को, जो चैप्टर है वो है ड्रग लॉज। उसमें 3 तरह के जो ड्रग लॉज हैं वो आपके सब्जेक्ट में दिए गए हैं, जिसमें ड्रग एक्ट 1976 है, फार्मेसी एक्ट 1967 है और उसके बाद पंजाब ड्रग रूल्स हैं। तो ड्रग एक्ट की बात करें, ड्रग एक्ट में जो डेफिनेशंस हैं, ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग, मिसब्रांडेड, स्पूरियस, काउंटरफीट, सब स्टैंडर्ड, जितनी भी ये डेफिनेशंस है, ऑल डेफिनेशंस ये आपने अच्छे से याद करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और इसके अलावा इंस्पेक्टर की जहाँ पर बात हो रही हो, जैसे इंस्पेक्टर की पावर्स क्या है, इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, इंस्पेक्टर का प्रोसीजर क्या है, ये भी आपने जो है ज़रूर याद करना है। फिर प्रोहिबिशंस, यानी कि किन किन चीज़ों से मना किया गया है और किन चीज़ों से जो मना किया गया है अगर उनकी खिलाफ वर्जी हो जाती है तो उसके लिए सज़ा क्या है, पेनल्टीज क्या हैं, तो ये भी आपने देखना है। फिर है फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले आपने देखना है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या है, यानी कि फार्मेसी काउंसिल की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो क्या है। इसमें 2 टाइप्स हैं, प्रोविंशियल काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल है और सेंट्रल काउंसिल है। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। फिर है इसकी कंपोजिशन, फंक्शन, कौन कौन से रजिस्टर हैं, रजिस्टर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो इसमें जो है आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाते हैं, जैसे ड्रग एक्ट है तो 1976 का है, फार्मेसी एक्ट 1967 का है, तो ये जो है एमसीक्यूज भी इसमें से आ सकते हैं। फिर है पंजाब ड्रग रूल्स 2007। इसमें पीक्यूसीबी और डीक्यूसीबी में फ़र्क क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और इसके अलावा इनका प्रोसीजर क्या है, ये किस तरह काम करते हैं। इसके अलावा फिर अगेन यहाँ पर इंस्पेक्टर की कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो ये पंजाब के हवाले से हैं, ड्रग एक्ट में ओवरऑल बताई गई हैं। तो पंजाब ड्रग रूल्स में जो इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ हैं, गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता है, उसकी क्या ड्यूटी होती है, और मेन बात यहाँ पर कुछ फॉर्म्स बताए गए हैं और ये बताया गया है कौन से फॉर्म में कौन सी चीज़ जो है वो मेंशन की जाएगी। तो ये फॉर्म्स भी एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसेंस की अगर हम बात करें तो मेडिकल स्टोर के लिए क्या कंडीशंस हैं और फार्मेसी के लिए क्या कंडीशंस हैं। तो ये जो जितने भी ये पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं इनको आपने अच्छे से याद करना है। लास्ट में है एन इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है, प्रमोशन की डेफिनेशन क्या है, एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन क्या है,
सेल्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? तो ये इसमें जो है क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि डिफाइन करें आप प्रमोशन को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को, डिफाइन एडवर्टाइजिंग और उसके पर्पस। इसी तरह जितने भी यहाँ पर पर्पस हैं आपने जो है अगर ज़्यादा पॉइंट्स बताए गए तो कम से कम आपको 5 पॉइंट्स ज़रूर आने चाहिए। तो ये था आपका जो आज का लेक्चर। इसमें आपने ये देखा कि कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पेपर्स के हवाले से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर आप इसको जो है डेली का एक लेक्चर जो है अगर आप अच्छे से सुन लें, याद कर लें, तो आपका ये सब्जेक्ट जो है वो आसानी से कवर हो जाता है।